सो जय हिंद मेरे तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न कॉमर्स बाय हर्ष पे। तो कल आपका एग्जाम है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट FIE जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपके कुछ इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवा दूंगा कि वो आपको एग्जाम में हद से ज्यादा हेल्प करेंगे, बट आपको पास करने के लिए इतना काफी होगा, ठीक है। उससे ज्यादा मार्क्स भी कहीं ना कहीं। और मैं वीडियो का टाइमिंग कम से कम रखने की कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइमिंग में आपको एक बेटर से बेटर वीडियो प्रोवाइड कर सकें। सबसे पहले विदाउट टाइम वेस्ट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनटू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और एसेट विद एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग, ठीक है। क्या मतलब है? आप एक पैसा कमाते हो, ठीक है। आप एक पैसा मीन्स आप अर्निंग करते हो, ठीक है। आपको सैलरी मिलती है, सैलरी में से आपने कंजप्शन करा, कंजप्शन यानी एक्सपेंस करा, एक्सपेंस के बाद अपने कुछ खर्चे हुए वो भी उसी एक्सपेंस में आ गए। अब ना कुछ सेविंग्स हुआ, सेविंग्स हो गया। आपने एक गोल सोचा था कि सेविंग इतनी करूंगा, इतनी सेविंग्स कर ली। अब सेविंग तुम्हारी हो गई कंप्लीट। अब सेविंग के बाद तुम क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप इन्वेस्टमेंट। क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट। ये कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसों को ऐसी जगह पे लगाना जिससे बदले में क्या मिले? रिटर्न मिले। कब मिले? फ्यूचर में मिले। यही इसकी डेफिनेशन है। इन्वेस्टमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनटू फाइनेंशियल प्रोडक्ट, और असेट्स, ठीक है, विद एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग इन फ्यूचर या फिर फाइनेंशियल गेन। फ्यूचर में हमें क्या मिले? या तो अर्निंग हमारे हमें रिटर्न मिले या तो फिर अर्निंग हो हमारी, ठीक है, फ्यूचर में। इसे कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट। हमने आज एक बिजनेस खोला, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। हम कोई भी चीज हमने हमने गोल्ड खरीदा, एक इन्वेस्टमेंट है। लैंड खरीदी, इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न आता है उससे हमें फ्यूचर में। इन्वेस्टमेंट समझ आ गया? डेफिनेशन समझ में आ गई? लिख कर आ जाना कि इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू, हम तो इसलिए करते हैं कि ताकि हमें फ्यूचर में क्या मिले? रिटर्न मिले, ठीक है। एंड हम कब करते हैं? जब हमारे खुद के एक्सपेंस कंप्लीट हो जाते हैं, हमारी सेविंग्स कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। एंड फिर हम किस लिए करते हैं? अर्निंग के लिए, फ्यूचर की अर्निंग के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला है रिस्क और रिटर्न। सबसे पहला क्या है? रिस्क और रिटर्न, ठीक है। अभी इन दोनों में रिलेशन है वो समझाऊंगा। उसके बाद है टाइम, ठीक है, ठीक है। दूसरा है रिवॉर्ड। चलो तीनों को समझते हैं। रिस्क और रिटर्न को समझते हैं। देखिए, अगर रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। अगर रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कैसा होगा? कम होगा। सिंपल। इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। रिस्क कम रखोगे रिटर्न भी कम होगा। कैसे? आगे समझ लूंगा, आगे समझा दूंगा, भी एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है। माइक वर्क करना ना, ठीक है। टाइम। इन्वेस्टमेंट हमेशा कैसा होता है? टाइम बाउंड होता है भाई। टाइम के हिसाब से ही होता है, टाइम बाउंड होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, हाँ, एक हमेशा। अब देखो, इन्वेस्ट हम मोस्टली टू मोस्टली किस लॉन्ग टर्म के लिए होता है, किस लिए? लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब तुम बोलोगे कि वो क्या होती है जो एक दिन में पैसा कमा लेते हैं? वो ट्रेडिंग होती है, वो अलग चीज होती है, वो भी तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है। रिवॉर्ड, इसमें क्या है हमें? मतलब देखो, इसका मतलब बेसिकली वही है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिटर्न आना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर में क्या आना चाहिए? रिटर्न आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। चलो आगे स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं, है ना। स्टेप ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस या फिर डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस भी इसे कहते हैं। सबसे पहले हमारा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यानी सेटिंग गोल्स, गोल सेट करने हैं। अभी वेयर आर, अभी हम कहाँ हैं? वेयर आर वी नाउ एंड वेयर वी वांट टू रीच। अभी हम कहाँ हैं और हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं? कहने का मतलब है अभी हम कहाँ हैं और अगले इतने टाइम, जितने टाइम में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट होने तक हम खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? हम कितने करोड़ के मालिक देखना चाहते हैं खुद को? जस्ट लाइक, ठीक है। हाँ, तो इस हिसाब से आपको जो अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स है वो रखने हैं। सेटिंग गोल्स, डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव, जैसे लाइक एमिंग ऑफ 15% एवरेज। देखो इसमें एग्जांपल दिया है कि अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना है। जैसे हम एम कर रहे हैं कि 10% रिटर्न कमाएंगे, 15% रिटर्न कमाएंगे। अब हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ 1 लाख में इसका 10% कमाऊंगा, 10% का रिटर्न चाहिए मुझे, तो मेरा 10% का रिटर्न 10 के होगा। तो अगर मैं 1 साल बाद 10,000 रुपए इसमें रिटर्न ले पाया तो वो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। नहीं ले पाया तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक गोल्स हमें सेट करना है, ठीक है। और गोल्स हमेशा इतने होने चाहिए कि जो रिटर्न कर लो। अब मैं सोच रहा हूँ 1 लाख को मैं 2 लाख बना दूंगा, डबल तो नहीं हो सकता यार 1 साल में, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। चलो रिस्क टॉलरेंस, डिसाइडिंग नाउ हाउ मच रिस्क द इन्वेस्टर। इसमें रिस्क टॉलरेंस भी आ जाता है हमारा। क्या आ जाता है? रिस्क टॉलरेंस। हम कितना रिस्क उठा सकते हैं, कितना नहीं, वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। वो भी इसी के अंदर आएगा कि हम कितना रिस्क उठा सकते हैं, कितना रिस्क नहीं उठा सकते, ठीक है। उसी हिसाब से हमें अपने ऑब्जेक्टिव को रखना होता है, ठीक है। अगर हम ज्यादा रिस्क उठा सकते हैं तो मैं 10% को 15% सोचूंगा, कम रिस्क उठा सकते हैं तो कम सोचूंगा, ठीक है। और देखते हैं और क्या है इसमें। ओके, अगला आ जाता है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। मतलब
एग्जामिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स लाए, ठीक है। हम ना इसमें अलग अलग देखो जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत सारी चीजों में करते हैं, जो कि मैं अभी आगे चल के बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं या तो लैंड खरीद सकता हूँ, ठीक है, या तो मैं गोल्ड खरीद सकता हूँ, गोल्ड सिल्वर, ठीक है, या तो मैं शेयर्स पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मेरे को इनमें से सोचना पड़ेगा, ठीक है। या तो मैं डाइवर्सिफाई कर लूँ, तो सब में थोड़ा थोड़ा कर लूँ, या तो मैं किन्हीं दो पे या एक पे ही कर लूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ मैं शेयर्स पे करूंगा, तो किसके शेयर्स पे, कौन सी इंडस्ट्री के शेयर्स पे, सब अभी आगे जाकर के बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो, तो हमें सोचना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस भी दो प्रकार की होती है, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है भाई, टेक्निकल एनालिसिस, और एक होते हैं हमारे फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस कौन से होता है, एनालिसिस पास्ट मार्केट प्राइसेस एंड ट्रेंड्स टू प्रेडिक्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। टेक्निकल एनालिसिस में हम पास्ट मार्केट मूवमेंट देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था मार्केट में, कैसे कैसे इस टाइम चला था। मैं लास्ट टाइम की जुलाई, लास्ट अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, मैं लास्ट ईयर की जून में देखूंगा कि क्या हुआ था क्या नहीं, इस साल के ट्रेंड्स देखूंगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। जस्ट लाइक इस बार पिछले बार से ज्यादा गर्मी हो रही थी, हो सकता है इस बार मैं पावर वाले पे, या जैसे जस्ट लाइक अडानी पावर एक शेयर है, उस पर ज्यादा पैसा लगा है, वो बढ़ रहा है, तो वो बढ़ते हुए दिख भी रहा है, एक बार मार्केट चेक करना, तो बढ़ते हुए दिख भी रहा है, बट बढ़ता कम होता रहता है वो। खैर एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ मैंने एग्जांपल दिया टेक्निकल का कि पास्ट को देखेंगे, अभी के ट्रेंड्स को देखेंगे, और फ्यूचर में होने वाले इन्वेस्टमेंट का पता लगाएंगे, मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है, किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट को। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इवेल्युएटिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट बेस्ड ऑन इट्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न, ठीक है। इसमें हम एक इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब एक कहने का मतलब है ट्रू वर्थ यानी जो उसकी रियल वैल्यू है उसको देखी जाती है, ठीक है। ये खाली इतना ध्यान रखो, फंडामेंटल एनालिसिस में उसकी ट्रू वर्थ देखी जाती है, और उस हिसाब से उसके फ्यूचर का रिटर्न देखा जाता है। इसमें उसके पास्ट का देखा जाता है, पास्ट का, ठीक है, एंड उसके हिसाब से फ्यूचर रिटर्न देखा जाता है। पास्ट का देखा जाता है, एंड अभी प्रेजेंट के ट्रेंड देखे जाते हैं बस। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इसको क्या कहते हैं, अच्छा पोर्टफोलियो क्या होता है भाई, जब तुम अपना इन्वेस्टमेंट संभालते हो ना, उसको एक तरीके से पोर्टफोलियो कहा जाता है, ठीक है। इस पोर्टफोलियो में तुम्हारे अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, अलग अलग टाइप के अलग अलग जगह किए गए इन्वेस्टमेंट होते हैं। जस्ट लाइक मैंने गोल्ड पे कर रखा है, मेरे को एक स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने शेयर्स पे कर रखा है, मैंने स्टॉक्स पे कर रखा है, मैंने म्यूचुअल फंड्स करा रखे हैं, ईटीएफ एसआईपी जो भी है, एक ही जगह दिख रहा है, ये सब तुम्हारा क्या पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। हाँ, सेलेक्टिंग द प्रीसाइज फाइनेंशियल एसेट टू इन्वेस्ट इन, डिसाइडिंग देयर प्रोपोर्शन, ठीक है, और कुछ नहीं है। चलो अब आ जाता है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, रेगुलरली चेकिंग हाउ द बिल्ड पोर्टफोलियो हमने बना लिया, सारे शेयर पे इन्वेस्ट वगैरह कर लिया, रेगुलरली चेक करते रहो, क्या करते रहो, रेगुलरली चेक करते रहो, ठीक है, कि कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको पढ़ते रहो, मार्केट को पढ़ना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। ओके, एंड बेंचमार्क, कंपेयरिंग द पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड मैट्रिक, कंपेयर करते रहो अपने पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को, ठीक है। स्टॉक मार्केट इंडिसेस होते हैं, इंडेक्स होता है, जो कि तुम आगे चल के पढ़ोगे, अभी मत पढ़ो। एक इंडेक्स हो गया तुम्हारा निफ्टी हो गया, एक इंडेक्स हो गया सेंसेक्स हो गया, लॉट ऑफ टाइप ऑफ इंडेक्स होते हैं, ठीक है, सारे सारे पढ़ना अभी। पोर्टफोलियो रिवीजन वही चीज आ गई, पीरियडिकली मॉडिफाइंग द पोर्टफोलियो बिकॉज मार्केट टैक्स लॉस और द हमारा जो हमारा पोर्टफोलियो उसको मॉडिफाई करते रहो, उसमें बदलाव करते रहो कुछ ना कुछ, ठीक है। क्या कुछ चीजें और ऐड कर लो, या तो कुछ चीजें कम कर दो मार्केट के अकॉर्डिंग। मान के चलो अभी मैंने हेवल्स पे पैसा लगा, मतलब कोई कंपनी है जो पंखे और कूलर और एसी बनाती है, गोदरेज बनाती है, ठीक है, एसी बनाती है, मैंने गोदरेज पे पैसा लगा रखा है, एग्जांपल दे रहा हूँ बस, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ यार, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस कि गर्मियां चली जाएगी, गोदरेज का शेयर डाउन हो जाएगा, गोदरेज से मैं पैसा निकाल लेता हूँ, मैंने पोर्टफोलियो क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। तो यही आपका प्रोसेस हो जाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, ठीक है मेरे भाई। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सेट गोल को सेट करना है, एनालाइज करना है, दो टाइप के एनालिसिस है, टेक्निकल फंडामेंटल। पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है पोर्टफोलियो को, मेजरमेंट करते रहो, इवैल्यूएशन करते रहो, रेगुलर चेक करते रहो क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके बाद पोर्टफोलियो को क्या कर दो, मॉडिफाई कर दो एट दी एंड मेरे भाई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस में ये लिख कर आ सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है मोड्स ऑफ इन्वेस्टिंग, मतलब कितने टाइप के मोड्स है, अप्रोचेस, मतलब अप्रोचेस नहीं, वो तो अलग टॉपिक हो जाता है, मोड्स, ठीक है। कहाँ का तुम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, दो टाइप होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों पढ़ लेते हैं क्या होता है, डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है, डिफरेंस भी करके आ जाना। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आर those where the individual has a direct hold on the investment, decision while indirect investment are those where the invest, ठीक है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिसमें हम इन्वेस्टर का डायरेक्ट होल्ड होता है। क्या होता है डायरेक्ट होल्ड, इसमें सीधा पकड़ होती है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। डायरेक्ट होल्ड मतलब एक इन्वेस्टमेंट को दिखता है पैसा खुद का,
प्लस में उसकी मर्जी होती है कि कब वो इसे निकाले, कब वो इसे कब वो इसे रिडीम कर ले, या कब, देखो दो मर्जी तो दोनों में होती है। मेरे कहने का मतलब है, इसको पूरी तरीके से कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हमारा इन्वेस्टर कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर those where the individual has a direct hold on his investment decision, while indirect investment are those where the investor is dependent on another organization, जहां पे इन्वेस्टर, हमारा ये इन्वेस्टर है, ठीक है, ये अलग ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, अलग ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा। वो आपका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। चलो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल्स देख लेते हैं। कैश, देखो अपने पोर्टफोलियो में हमने हर जगह पैसा लगा लिया, बट अपने पोर्टफोलियो में जब तक कैश नहीं होगा ना, सबसे तगड़ा मतलब सबसे अच्छा करंट एसेट होता है ये। बेसिक सी बात है, करंट एसेट बोलते कि नहीं है, जो जितने ज्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट हो, तो ये सबसे बेस्ट होता है। तो अपने पोर्टफोलियो में कैश रखना होता है, ठीक है। तो कैश भी एक हमारा क्या बोलते हैं उसे, ऐसा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट बेसिक सी बात है, थोड़ा सा भी रिटर्न देती है पूरे साल भर का, बट इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे सेफ, मोस्ट ट्रस्टेड, सबसे सेफ और मोस्ट ट्रस्टेड, ठीक है। जो भी है फिक्स डिपॉजिट 6% का इंटरेस्ट, 6 से 6.5 7 इतना कुछ रिटर्न देती है, इन्वेस्टमेंट में आता है, ओके। प्रेफरेंस शेयर सेफ है, प्लस थोड़ा सा रिस्की है। एक कंपनी पे पैसा लगाते हो इसमें, ठीक है, बट इक्विटी शेयर वालों से ज्यादा प्रेफर इन्हें किया जाता है। मतलब हर 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 टाइम मतलब एक क्वार्टरली या एनुअली पक्का डिविडेंड आता है इस वजह से, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर आपने 12th में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स क्या होता है हमें पता है, जो शेयर सब खरीदने की बात करते हैं, जो स्टॉक मार्केट में बिकते हैं, वो है ये इक्विटी शेयर्स। कहने का मतलब है इक्विटी को जब आगे बेचा जाता है तो स्टॉक बन जाता है। खैर उस उतनी डीप में मत जाओ भी, ठीक है। इक्विटी शेयर्स ये भी इन्वेस्टमेंट है। बॉन्ड्स और डिवेंचर्स, ठीक है। रियल एस्टेट में पैसा लगाना, मॉर्गेजेस में, ये सारा तुम्हारी क्या डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। एक इन्वेस्टर डायरेक्ट इन पे होल्ड करता है, इन्हें रखता है, इन्हें जब मर्जी बेचता है खरीदता है अपने हिसाब से, ठीक है। अब आ जाता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग पे। म्यूचुअल फंड्स सबसे अच्छा एग्जांपल है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग का। हम पैसा देते हैं म्यूचुअल फंड्स वालों को, म्यूचुअल फंड्स वाले देखो हमने दिए 100 रुपए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स वालों ने 10 रुपए रख लिए ब्रोकरेज, 90 रुपए लगा दिए इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। 10 रुपए दे दिए ब्रोकर ने, 90 रुपए लगा दिए इन्वेस्टमेंट पे। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये इन पैसों को बढ़ाकर कर देंगे 110। अब इन्होंने इसमें से भी 10 रख लिए और बाकी के 100, हमारे 90 100 बन गए। अब तुम बोलोगे हमने 100 ही लगाते 100 का रिटर्न आया, नहीं, अब ये जो 100 बने ये भी और बढ़ते जाएंगे, है ना। अच्छा है एक तरीके से, अच्छा है। म्यूचुअल फंड्स क्या करता है कि मैंने एग्जांपल दिया खाली, ठीक है, वो एक ही बार में सारा ब्रोकेज अपना काट लेता है, इतना ज्यादा नहीं लेते, खाली एग्जांपल दिया था मैंने, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स क्या करता है, हमारे पैसे लेता है, हाँ, उसको इन्वेस्ट करता है, उसमें से अपना अपना हिस्सा काट लेता है और फिर हमें अपना रिटर्न मिलता रहता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ETF एम्प्लॉय ट्रेड फंड, सॉरी मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ, हाँ, एक्सचेंज ट्रेड फंड, ठीक है। और REITs ये भी एक है। ये सारे हमारे क्या है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग के एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा था एनालिसिस, जिसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ा था। तो उसी में एक टॉपिक, मतलब वही टॉपिक फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आ सकता है, ठीक है। चलो मैंने बताया था फंडामेंटल एनालिसिस में हम किसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो निकालते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू, पहले ही बता रखा है ये सब, ठीक है। ये इसलिए निकाला जाता है ताकि हमें पता चले जो स्टॉक या फिर फाइनेंशियल असेट का प्राइस है वो अंडर प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस्ड है या फिर ओवर प्राइस्ड है। अंडर प्राइस्ड यानी सस्ता है या फिर महंगा है जरूरत से ज्यादा, ठीक है। राइटिंग में मत जाना, स्पेलिंग में मत जाना, भावनाओं पे जाना, मेरी बातों पे जाना, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना, ठीक है, ओके। फंडामेंटल एनालिसिस में ये इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू पता करनी होती है स्टॉक या फाइनेंशियल एसेट की, ताकि हमें ये पता चल सके वो सस्ता या महंगा है। ये करते कैसे हैं, सबसे पहले इसमें इसके अंदर भी छोटे छोटे एनालिसिस होते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एनालिसिस होता है, अभी बताऊंगा इकोनॉमिक एनालिसिस। उसके बाद जो इसमें होता है वो होता है इंडस्ट्री एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस। और उसके बाद जो होता है लास्ट होता है कंपनी एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस। तुम्हें बाद में चलकर कोई डाउट ना हो तो मैं पहले इंडस्ट्री बता देता हूँ कि इंडस्ट्री बोलते किसे, अगर इनमें से बहुत से स्टूडेंट हो गए जिन्हें ये पता होगा।
इंडस्ट्री सुनो, ओके लेट्स स्टार्ट। अब मैं कहता हूं कि एप्पल और सैमसंग दो अलग अलग इंडस्ट्री है, तो क्या इस बात को समझ पाओगे कोई? मैं बोलता हूँ अरे ये मैं बात ही गलत बोल रहा हूँ यार, बेवकूफ हो। सबको नहीं कह रहा बेवकूफ, किसी को नहीं कह रहा, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, सैमसंग जो रहेगा एंड एप्पल जो रहेगा वो दोनों एक ही इंडस्ट्री है। अब बोलोगे ये क्या बोल रहे हो सर? देखो इंडस्ट्री का मतलब पता है क्या होता है? इंडस्ट्री का मतलब सेक्टर्स। देखो कोई आईटी के लिए काम करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, वो आईटी सेक्टर हो गया। कोई कार बनाता है तो वो पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर होगा। क्या होगा? ऑटोमोबाइल सेक्टर होगा। क्या हो गया? ऑटोमोबाइल सेक्टर होगा। ठीक है, ऑटोमोबाइल के अंदर अब कितनी सारी कंपनी है, मारुति सुजुकी, टाटा, टाटा हेक्स अगर कार का नाम याद आ गया, मारुति सुजुकी, टाटा है ना, hyundai, होंडा, लॉट ऑफ टाइप ऑफ जो इतने भी कंपनीज आ जाती है आपकी, टोयोटा हो गई है ना, तो ये सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर आ गए। ठीक है, अब हो गया तुम्हारा टेक्निकल सेक्टर। टेक्निकल सेक्टर या फिर मोबाइल है ना, टेक्निकल या फिर मोबाइल, इसके अंदर एप्पल, सैमसंग है ना, एप्पल आ गया, सैमसंग आ गया आपका, मतलब जितने भी मोबाइल्स की टेक्नोलॉजी की कंपनी हो गई, रियलमी आ गई, ओप्पो आ गया, वीवो आ गया, आईकू आ गया, ये सब इसी के अंदर आ जाएगा, नथिंग वगैरह। ठीक है, अब एसेसरीज ये टेक्निकल में ही वो वाली चीजें भी आ जाएगी जो पोर्टेबल हम यूज करते हैं, जस्ट लाइक ईयरबड्स हो गए, पोर्ट्रॉनिक्स के ईयरबड्स हो गए, जेब्रोनिक्स के, बोट के, है ना, तो ये सब एक किस सेक्टर के अंदर आ रहे हैं, किस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं? टेक्निकल इंडस्ट्री के अंदर, टेक इंडस्ट्रीज के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, अब फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर अलग, फार्मा का अलग, सिप्ला एक अलग कंपनी है, बहुत सारी दवाइयों की अलग अलग कंपनीज होती है, वो सारी एक फार्मा इंडस्ट्रीज है। फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर तो इंडस्ट्री बहुत ही बड़ा चीज होती है। चलो इंडस्ट्री समझ आ गया क्या होता है। अच्छा, अब कमेंट, अगर ये वीडियो आप लोग मतलब यहाँ तक देख रहे हो तो मेरे को एग्जाम्पल बताना, किसका एग्जाम्पल बताओगे तुम लोग? ऑटोमोबाइल तो हो गया, ठीक है, टेक्निकल भी हो गया, फार्मा भी हो गया। ओके, एक एग्जांपल मैं इसमें से देख के दिखाता हूँ तुम्हें। चलो जितने एग्जांपल मैंने टेक्निकल के दिए हैं, इसके अलावा एग्जांपल देना फार्मा के और टेक्निकल के। चलो ठीक है, इंडस्ट्री को जो टॉपिक है वो मैंने समझा दिया कि इंडस्ट्री क्या होता है। चलो अब एक बार सारे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें इकोनॉमिक एनालिसिस करनी होती है। सबसे पहले हम इकोनॉमिक देखेंगे कि जीडीपी ग्रोथ कंट्री की कैसे चल रही है। जिस भी कंट्री के कंपनी में हम पैसा लगाना चाहते हैं, पहले उसका जीडीपी ग्रोथ देखेंगे कैसा हो रहा है। अगर जीडीपी ग्रोथ बढ़ता हुआ दिख रहा है तो यस हम उस कंपनी में जांच करेंगे। उसके बाद देखेंगे इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बैंक रेट कैसा चल रहा है, मतलब बैंक किस रेट पे लोन देती है उसमें। ठीक है, इन्फ्लेशन देखेंगे, महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है नहीं दिख रही, बैंक रेट देखेंगे। ठीक है, बैंक रेट मतलब अगर बैंक रेट ज्यादा हुआ इट मीन लोन लोन ज्यादा महंगा है ना, महंगाई है वहां पे। ठीक है, चलो उसके बाद हम इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इंडस्ट्री एनालिसिस अभी मैंने बता दिया। ठीक है, मतलब इकोनॉमी के बाद उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री सेक्टर को एनालाइज किया जाता है जिसमें कंपनी काम करती है। मतलब देखो कहने का मतलब है हम इसमें इंडस्ट्री में देखेंगे कि अभी कौन सी इंडस्ट्री बढ़ती हुई दिख रही है। जैसे अभी मैंने बस एक एग्जांपल दिया था कि गर्मियां आ रही है एंड जितने भी देखो फ्यूल वगैरह है महंगा हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक वाला जो सामान है वो ज्यादा बिक रहा है, तो मैंने अडानी पावर का एग्जांपल दिया था, है ना। तो ये यहाँ पे तुम्हारा पावर इंडस्ट्री क्या बोलते हैं इनको, एक सेकंड में भूल गया, मैं बता देता हूँ। हमारी पावर इंडस्ट्रीज में ही आएगा अडानी पावर, वही है। ठीक है, पावर की इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। हाँ, तो अब हम इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हमने कोई इंडस्ट्री सेलेक्ट कर ली। ठीक है, पावर इंडस्ट्री सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब उसमें हम देखेंगे कौन सी कंपनी सबसे अच्छा कर रही है, कौन सी नहीं। अब कंपनी बहुत सारी आ जाएगी, मैंने जैसा भी एग्जांपल दिया कंपनी बहुत सारी आ जाएगी। अब उस कंपनी में हम चेक करेंगे कि किसमें हमें पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज होगी तो उनमें से एक कंपनी को सेलेक्ट किया जाएगा, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनके जितने भी रहेगा बैलेंस शीट वगैरह सबको जांच किया जाएगा एंड उसके बाद उसमें पैसा लगाएंगे आप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक तरीके से पूरा फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी एनालिसिस में हमने कंपनी सेलेक्ट कर लिया है, उस कंपनी को एनालाइज करेंगे, उसके पोर्टफोलियो, उसके बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ देख कर फिर उसके हम स्टॉक की वैल्यू उसके जो स्टॉक प्राइस है उसकी वैल्यू हम पता लगाएंगे कि हाँ ये ठीक है या बेकार है, हमें इस पे पैसा लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। सो ये जो हमें टॉपिक करना है, करना है सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या रहेगी हमारी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। तो सेबी, सेबी है क्या? सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, 1988 में, और किसके तहत हुई थी? सेबी एक्ट 1992 सेबी एक्ट के तहत हुई थी।
ये रेगुलेट करता है, किनको रेगुलेट करता है? एनएससी और बीएसई जैसे बड़े बोर्ड्स को। एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये हमारे यहाँ के स्टॉक मार्केट है, ऐसा समझ लो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। ठीक है, अगर लाइट में थोड़ा सा इश्यू हो रहा है तो मुझे माफ करना। ठीक है, ये हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन दोनों के ना इंडेक्स होते हैं। एक का होता है निफ्टी 50 और एक का होता है सेंसेक्स, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो ये अगर देखिए, अब सेबी का और क्या क्या काम है वो सब देख लेते हैं। अगर एक कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, मैं अपनी कंपनी बना रहा हूँ एलसीबी, लर्न कॉमर्स हर्ष, एलसीएच, एक कंपनी बना रहा हूँ और ये भी प्राइवेट है, और मैं इसे अब क्या करना चाहता हूँ? पब्लिक कंपनी करना चाहता हूँ। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट कंपनी मत समझना, गवर्नमेंट कंपनी मत समझना, मैं इसे पब्लिक कंपनी करना चाहता हूँ, यानी पब्लिक में अपने शेयर्स बांटना चाहता हूँ, शेयर्स इश्यू करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं पब्लिक में एक कंपनी प्राइवेट होना चाहती है, अपने शेयर्स इश्यू करना चाहती है पब्लिक में, तो उसे रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ रजिस्टर कराना पड़ेगा? सेबी में रजिस्टर कराना पड़ेगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सेबी के 3 फंक्शन है। सबसे पहले है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, कहने का मतलब है, पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टर के साथ कोई स्कैम, धोखाबाजी ऐसा कुछ ना हो जाए। ठीक है, तो उसी के इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी काम करता है। रेगुलेटिंग द मार्केट, ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं। रेगुलेटिंग द मार्केट, स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज। ठीक है, रेगुलेटिंग द मार्केट मतलब ब्रोकर्स हो गए, ब्रोकर्स अभी हमने पढ़ा था, म्यूचुअल फंड भी एक ब्रोकर है, एलआईसी भी एक ब्रोकर है, तो ब्रोकर्स हो गए। ठीक है, और और म्यूचुअल फंड्स हो गया, मतलब ब्रोकर्स हो गए। ठीक है, फाइनेंशियल कंपनीज हो गई। ठीक है, फाइनेंशियल कंपनी जैसे कि, सॉरी फाइनेंशियल कंपनी बोलना ठीक नहीं रहेगा, यहाँ पे हम बोलेंगे मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंपनीज हो गई ना। ठीक है, इनके लिए क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाना और मेंटेन करना। ठीक है, स्टॉपिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, ठीक है, चलो, मार्केट से गलत तरीके से शेयर के दाम बढ़ने, ठीक है, कोई जरूरत से ज्यादा ही अपने शेयर के प्राइस बढ़ा रहा है तो ये नोटिस भेजेगा, भाई इतने शेयर प्राइस तो नहीं बढ़ने चाहिए। ठीक है, कोई देखो, ये कंपनी कह रहा है कि मैं वो करूंगा, ये कंपनी कह रही है, मैं, मेरी कंपनी थी लर्न कॉमर्स बाय हर्ष, तो ये कंपनी कह रही है कि अब मैं इसको सेबी के पास गया, मेरे को अपने शेयर इश्यू करने हैं, मैं अपने शेयर का प्राइस रखूंगा 10,000 रुपए। सेबी मेरा थप्पड़ मारेगी, बोले पागल है तू, क्या बात कर रहा है ना? तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। सेबी के काम समझा दिए, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जल्द से जल्द। ठीक है, अब जो मैं करवाने जा रहा हूँ ये कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, ये है बेसिकली रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, या फिर इसको अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आ जाए, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ आ जाए, फिर कितना रिस्क लेना चाहिए ये आ जाए, तो ये टॉपिक करके आना। मान के चलो कि तुमने पैसा लगाया, तो तुम अपना पैसा कैसे लगाओगे? जिसमें तुम्हारा रिस्क और तुम्हारा मतलब देखो, जो तुम्हारा रिस्क रहे वो कैसा रहे? मॉडरेट रहे। कैसा रहे? मॉडरेट रहे हमेशा। ये लाइन लिख कर आनी है, रिस्क शुड बी मॉडरेट, ना ज्यादा कम, ना 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 बहुत ज्यादा। ठीक है, रिस्क जो लेंगे हम वो मॉडरेट लेंगे, बहुत ज्यादा कम भी नहीं लेंगे और बहुत ज्यादा ज्यादा भी नहीं लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। मतलब देखो, हमें पता है कि रिस्क ज्यादा होगा तो कैसा रहेगा? रिटर्न भी ज्यादा रहेगा। इन दोनों के बीच में क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो एक तुम्हारा टॉपिक आएगा इसी में कि मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, तो उसमें क्या करना होगा? उसमें ये करना होगा कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करोगे ये बताना होगा उसमें। सबसे पहली बात तो बेसिकली, तो अपने पोर्टफोलियो को हम क्या करेंगे? डाइवर्सिफाई। द पोर्टफोलियो शुड बी डाइवर्सिफाई बिटवीन अ लॉट ऑफ सेक्टर्स या फिर अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में पैसा लगा देंगे। ठीक है, और अलग अलग इन्वेस्टमेंट पे भी पैसा लगा देंगे, मतलब अलग अलग मोड्स में भी। सॉरी, मोड्स क्या रहा हूँ, अभी हमने पढ़ा था ना कि जिसमें डायरेक्ट टाइप, एक इन्वेस्टमेंट का टाइप था डायरेक्ट, एक था इनडायरेक्ट। ठीक है, तो हम दोनों साइड में पैसा लगा देंगे सेफ साइड के लिए। मान के चलो कि सबसे सेफेस्ट कौन से होते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, मैंने बताया था, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और एफडी। ठीक है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और एफडी में तुमने कुछ पैसा लगाया। हाँ, अब ये था लो रिस्क, ये क्या था? लो रिस्क। अब तुम्हें एक जगह हाई रिस्क लेना है, हाई रिस्क, हमने लो रिस्क, ये पैसा हमारा बिल्कुल क्या सेफ है, बिल्कुल क्या सेफ है। अब एक जगह हाई रिस्क लगा दिया, हाई रिस्क में कौन क्या लगा सकते हो तुम? सीधा ले लिया हमने शेयर ले लिए, एक न्यू कंपनी के शेयर लॉन्च हुए थे। ठीक है, एक न्यू कंपनी के शेयर लॉन्च हुए थे, हमने क्या करे? वो शेयर ले लिया। तो यहाँ पे रिस्क है कैसा? हाई है, बहुत ज्यादा हाई रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है। ठीक है,
लेकिन हमने एक तरफ लेकिन बचाने के लिए खुद को वो करने के लिए हमने ऑलरेडी वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और एफडी वगैरह करा रखी है, ताकि अगर यहाँ पे बाई चांस आधा लॉस होता है, थोड़ा लॉस होता है, तो हम इसमें से क्या कर ले, रिकवर कर ले। ठीक है, तो हमारा रिस्क कैसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। बस एक छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने इस तरीके से समझाया कि तुम खुद से एग्जाम में बनाकर आ सकते हो। ठीक है, इक्का दुक्का टॉपिक्स अगर और होंगे तो मैं करा देता हूँ, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना मैंने करा दिया ना, ये डायरेक्ट तुम्हें एग्जाम में फंसेगा, देखना। देखो, मैं अपनी तरफ से जितना फास्ट वगैरह करवा सकता था उतना फास्ट मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया। ठीक है, अगर मेरे को पता है कई सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है कि छूट गए हो, बट मैंने जितना करा दिया है कि तुम्हारे पास करने में अच्छे से हेल्प कर देगा। ठीक है, इसे सुनकर एक बार इस वीडियो को सुनकर अगर तुम एग्जाम दे आए तो बहुत अच्छा जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आप सबको, जय हिंद। एंड एक बार पिन कमेंट चेक कर लेना।